एक व्यक्ति जो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर होता है और एक दिन वो अपनी बीमार माँ को लेकर सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है और वहां जब माँ का इलाज करवा रहा होता है तभी वहां पर एक महिला डॉक्टर को देखता है और उस महिला डॉक्टर को देखते ही वो छुपने लगता है। दोस्तों, जैसे ही वहाँ से वो निकलने वाला होता है तभी वो महिला डॉक्टर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके बाद जो वहाँ पर होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, आखिरकार यहाँ पर ये मैनेजर उस महिला डॉक्टर से क्यों छुप रहा था और ये महिला डॉक्टर इसका रास्ता क्यों रोक लेती है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं APH न्यूज़ 2.0 और आज मैं आपको जो कहानी है उसे पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो राजधानी दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र की है। यहाँ पर रहने वाला प्रीतम जो SBI बैंक में मैनेजर होता है और उसकी माँ की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर माँ को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल सफदरजंग में जाता है। डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि माँ को तो कैंसर है और माँ का जो कैंसर है वो लास्ट स्टेज पर है। दोस्तों, प्रीतम बहुत ज़्यादा दुखी होता है और फिर अपनी माँ की अपॉइंटमेंट अगले दिन की लेकर वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी सामने एक महिला डॉक्टर उसे दिखाई देती है। दोस्तों, महिला डॉक्टर को देखकर ये छुपने लगता है। उस महिला डॉक्टर का नाम रागिनी होता है और फिर यहाँ पर रागिनी की नज़र जब इस प्रीतम पर पड़ती है तो इसके सामने पहुँच जाती है और सामने पहुंचकर जो यहाँ पर डॉक्टर साहब सोच रहा था वैसा तो होता नहीं। वो महिला यहाँ पर उससे माफ़ी मांगने लगती है। दोस्तों, अब डॉक्टर साहब के भी जेहन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि इसने मेरे साथ पहले तो बहुत गलत किया था और अब ये मेरे से माफ़ी इतने दिन के बाद क्यों मांग रही है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, अभी हम आपको थोड़े से फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं। दोस्तों, मामला होता है 8 नवंबर 2016 का, जब नोटबंदी होती है और उस नोटबंदी के चक्कर में लाखों लोग लाइन में लग गए थे। सबको ये था कि सबसे पहले तुम पैसा ले लो, कहीं ऐसा ना हो आगे तुम्हें पैसा मिले ही नहीं। ऐसा ही कुछ मामला रागिनी के परिवार के साथ भी होता है। रागिनी की शादी 15 नवंबर 2016 को निश्चित की जाती है और इसलिए रागिनी के जो घर परिवार वाले होते हैं सभी के सभी अपने शादी के सामान खरीदने की जगह लाइनों में लगे हुए थे कि उन्हें पैसा मिल जाए और जिससे उनकी बेटी की शादी आराम से हो सके, क्योंकि जो भी सारा पैसा जमा होता है उनका वो सब बैंक के अंदर होता है। अब बैंक में वो लाइन में लग जाते हैं। दोस्तों, 10 नवंबर 2016 का वाकया होता है जब रागिनी सुबह के 5 बजे जगती है और 5 बजे जाकर एक बैंक के आगे खड़ी हो जाती है और वहां देखती है कि उससे पहले भी करीब करीब 30 लोग लगे हुए हैं। दोस्तों, वहीं पर लगी रहती है और फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है। समय करीब दिन के 8:30 बज जाते हैं। 8:30 बजे यहाँ पर इसकी माँ आती है और माँ से वो यही कहती है कि माँ, मैं अपना मुंह हाथ धो आती हूँ, चाय वगैरह पी आती हूँ, तब तक तुम लाइन में लग जाओ, मैं फिर आकर लाइन में लग जाऊंगी। दोस्तों, माँ वहाँ पर लाइन में लग जाती है और उसके बाद रागिनी अपने घर चली जाती है। लगभग पौने घंटे बाद वो वहाँ पर वापस आती है तो देखती है कि लाइन तो बहुत लंबी लग चुकी है और जैसे ही वो आगे जाने लगती है लोग बाग उसे रोकने लगते हैं। वो कहने लगती है कि मेरी माँ लाइन में लगी हुई है, मैं उसे वहाँ पर छोड़कर आई हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर पहले लाइन में लगी थी। अब यहाँ पर ये लड़की वहाँ जाने लगती है जहाँ इसकी माँ होती है। माँ के पास पहुँच भी जाती है जैसे तैसे करके और फिर यहाँ पर वो लाइन में लगने वाली होती है तो लोग बाग उसे लाइन में घुसने देते ही नहीं। इधर एक बैंक का असिस्टेंट मैनेजर होता है जिसका नाम प्रीतम होता है, जो पुलिस वालों के साथ यहाँ पर लोगों की लाइन को सीधा करवा रहा था। वो कह रहा था कि अगर आप लोग लाइन में नहीं लगोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, आप लाइन में लग जाइए। इधर जो लोग बाग होते हैं इस रागिनी को देखकर यहाँ पर इससे कहने लगते हैं कि तू इस लाइन में लग ही नहीं सकती, तू यहाँ पर ऐसे ही फालतू में लग रही है, तू यहाँ थी नहीं। यहाँ पर रागिनी बार बार इनको यही कहती है कि मेरी माँ पहले यहाँ पर लाइन में थी और उसके बाद मैं अब यहाँ पर लाइन में लगने के लिए आई हूँ। ये मेरी माँ है, मेरी माँ से पूछ लो। माँ से भी यहाँ पर कोई बात नहीं की जाती। लोगों का जो उग्र स्वभाव होता है उसकी वजह से यहाँ पर जो रागिनी है उसकी माँ को भी इस लाइन से निकाल दिया जाता है कि ये भी फालतू में ऐसे ही घुस गई है। ये सब करने वाला प्रीतम होता है। प्रीतम कहता है कि तुमने पूरी लाइन को डिस्टर्ब करके रख दिया, इसलिए तुम भी इस लाइन से निकल जाओ।
यहाँ पर जो बेटी होती है उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और बिना कुछ सोचे समझे इस प्रीतम को 2 तमाचे लगा देती है, इसे ज़मीन पर गिरा देती है और इसको 2-4 लातें भी लगा देती है। तब तक पुलिस वाले यहाँ पर आए, कुछ लोगों की समझ में कुछ आए, तब तक ये लड़की यहाँ पर अपना काम कर चुकी थी। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है, इस लड़की को पकड़ने लगती है। जब इस लड़की के बारे में पता चलता है कि इसकी 15 तारीख को शादी है और ये शादी के लिए पैसे लेने के लिए लाइन में खड़ी हुई है, तो यहाँ पर प्रीतम को भी कुछ एहसास होता है कि यार इसको लगे रहने देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर बैंक मैनेजर के साथ में गलत काम हुआ तो पुलिस यहाँ पर अपना एक्शन लेना स्टार्ट करती है और उस लड़की को पकड़ने वाली होती है। यहाँ पर प्रीतम कहता है कि यार इसकी शादी है, मैं इसे माफ़ कर सकता हूँ, ये लड़की अगर मुझसे माफ़ी मांग ले तो। यहाँ पर उस लड़की को भी इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, वो कहती है कि मैं तुमसे कभी भी माफ़ी नहीं मांग सकती, चाहे इस सब के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर यहाँ पर प्रीतम कहता है कि चलो यार छोड़ो, अगर ये माफ़ी नहीं मांगना चाहती, इसकी कोई कमी भी नहीं है तो कोई बात नहीं, इसने गलती में ऐसा किया है, मैं ही इसे माफ़ कर देता हूँ, मैं इसके ऊपर कोई केस नहीं बनाता। दोस्तों अब यहाँ पर जो 15 तारीख को इसकी शादी होनी थी वो शादी अब टल जाती है क्योंकि पैसे ही नहीं निकल पाते और अब यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा क्रोध भी आता है, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। दोस्तों जिस लड़के के साथ इसकी शादी होने वाली होती है उसका नाम भानु होता है और फिर ये शादी 3 महीने के लिए टल जाती है कि 3 महीने के बाद दोबारा मुहूर्त है और उस शुभ मुहूर्त में हम लोग शादी करेंगे। एक दिन का वाक़या होता है, जो भानु होता है इस लड़की से मिलने के लिए आ जाता है और इस लड़की से कुछ ऐसी डिमांड रख देता है कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल होना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये लड़की उसे साफ मना कर देती है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, अभी तक हमारे फेरे भी नहीं हुए हैं, हम ऐसा काम भला कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सब्र रखो, 3 महीने के बाद मैं तुम्हारी तो हूँ। लेकिन यहाँ पर ये लड़का उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, ये लड़की उसे धक्का देकर वहाँ से गिरा देती है और उसके बाद ये अपने घर पहुँच जाती। घर में बैठकर सोचने लगती है कि मैं घर वालों को क्या कहूँ क्या ना कहूँ। फिर इसकी समझ में आता है कि यार पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम आगे बढ़ सकती हो, पढ़ सकती हो। फिर ये अपने माता पिता से साफ इनकार कर देती है कि मैं उस लड़के के साथ में शादी नहीं करना चाहती, वो तो बहुत ही गलत है। उसके बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि वो लड़का तो शराबी भी है, वो बहुत ही ज़्यादा नशा करता है, नशे के साथ साथ वो जुआ भी खेलता है। दोस्तों अब रागनी यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और उसके बाद वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। तो वो इतनी ज़्यादा पढ़ाई करती है और नीट की जो परीक्षा होती है उसे वो अच्छे अंकों से पास कर लेती है। उसके बाद MABBS में उसका दाखिला हो जाता है, एम्स के अंदर ही इसकी ट्रेनिंग चलने लगती है। इसकी पढ़ाई का 3रा साल होता है और जब ये अपनी पढ़ाई करके वहाँ से अपने घर की तरफ आ रही होती तभी सामने में इसकी मुलाकात प्रीतम से हो जाती है। प्रीतम को देखकर ये एकदम से रुक जाती है और प्रीतम से माफ़ी मांगने लगती है कि सर मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गलत थी और आप बहुत सही थे, अगर आप मेरे साथ में ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं से पैसों का इंतज़ाम हो जाता और मेरी उस लड़के के साथ में शादी हो जाती। इसलिए मैं आपको और भी ज़्यादा धन्यवाद का पात्र समझती हूँ कि आपने मेरी इतनी अच्छी हेल्प की, शायद ये भगवान की ही करनी थी। दोस्तों यहाँ पर अब ये व्यक्ति भी थोड़ा सा शांत होता है, जो बैंक मैनेजर होता है वो सोच में पड़ जाता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये दोबारा तुझे मारने लगे। उसके दिमाग में यही चल रहा था, इसलिए वो इससे छुप रहा था। लेकिन जब यहाँ पर इस लड़की का ऐसा अच्छा व्यवहार दिखता है तो ये भी एक बार के लिए शांत हो जाता है। फिर यहाँ पर ये लड़की पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो। तो यहाँ पर ये व्यक्ति कहने लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको कि मेरी माँ बीमार है और इस वजह से मैं अपनी माँ को दिखाने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि आपके घर परिवार में कोई और नहीं है क्या, आपकी शादी नहीं हुई। तो यहाँ पर वो बताता है कि मेरी शादी भी हो गई, लेकिन कुछ दिन पहले ही मेरी पत्नी मेरे साथ में एक ऐसी डिमांड रख देती है कि मैं तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रह सकती। मैं अपने माता पिता से भला कैसे अलग हो सकता हूँ, जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया। अब बुढ़ापे में वो लोग बीमार हैं, मैं उन्हें छोड़कर उस अपनी पत्नी के साथ चला जाऊँ, भला ऐसा मेरा संस्कार नहीं है। मैंने उससे मना कर दिया और उसने मेरे खिलाफ कोर्ट में पेपर दायर कर दिए हैं और वो यही चाहती है कि मैं उससे तलाक ले लूँ। मैं भी उससे यही चाहता हूँ कि उससे छुटकारा मुझे मिल जाए। 6 महीने पहले ही मेरे पिताजी जो
हैं वो बीमारी के चलते हुए इस जहां को छोड़कर जा चुके हैं और अब मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है। मैं अब करूं तो क्या करूं, मेरी माँ का इलाज मुझे ज़रूर कराना है और इधर ऑडिट भी चला हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं, मैं अपनी बैंक में भी टाइम नहीं दे पा रहा हूं। दोस्तों यहाँ पर जो रागिनी होती है उससे कहने लगती है कि अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी माँ का इलाज मैं कराऊंगी, मैं आपकी माँ की अच्छे से देख रेख करूँगी। तो यहाँ पर जो बैंक मैनेजर पहले असिस्टेंट मैनेजर था, अब पूरा मैनेजर बन चुका है, वो लड़का अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और खुश होकर फिर यहाँ पर रागिनी का धन्यवाद करता है। ठीक है, आप अगर ये संभाल लोगी तो मेरा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है। जो रागिनी होती है वो हर दिन इसकी माँ के इलाज में लगी रहती है और अच्छे से उसका इलाज करती है। जो बेटा होता है प्रीतम, वो भी जब छुट्टी हो जाती तब माँ से मिलने के लिए आया करता, सुबह सुबह माँ से मिलकर जाया करता। इसी तरह से उनका कामकाज चल रहा होता है और एक दिन का वाक़या होता है जब रागिनी यहाँ पर बहुत ही मायूसी के साथ बैठी होती है, मन ही मन में कुछ गुनगुना रही होती है। दोस्तों जब प्रीतम यहाँ पर उसे देखता है तो प्रीतम उससे पूछने लगता है कि रागिनी हुआ क्या है, तुम किस तरह से परेशान हो। तो यहाँ पर रागिनी कहने लगती है कि साहब मैं क्या ही बताऊं, आपको कुछ बता भी नहीं सकती। तो यहाँ पर प्रीतम उससे कहने लगते हैं कि बताओ तो सही हुआ क्या है। वो कहने लगती है कि मेरी फीस भरनी है 3 लाख रुपए और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे घर वाले भी काफ़ी दिनों से इंतजाम में लगे हुए हैं लेकिन अभी तक उनके पास भी पैसे नहीं आए। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर जो प्रीतम होते हैं उससे कहते हैं कि चलो मेरी गाड़ी में मेरे साथ बैठो। उसके बाद उन्हें अपनी गाड़ी में अपने साथ बिठाते हैं और फिर वहाँ से एक चेक फाड़कर 3 लाख रुपए का उनके हाथ में थमा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर रागिनी उनकी तरफ देखने लगती है, उसकी आंखें नम होती हैं। वो कहने लगती है कि साहब आप कितना बड़ा एहसान मेरे ऊपर कर रहे हो, मैंने तो आपके साथ में बहुत गलत किया था और ये पैसे मैं कैसे चुका पाऊँगी, अभी तो मेरे पास कोई पैसे का इंतजाम ही नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रीतम होते हैं वो कहने लगते हैं कि आपको पैसे चुकाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो काम मेरी माँ के लिए किया है उसे कोई भी नहीं कर सकता। आप कोई बात नहीं, इन पैसों से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो और आगे अपने जीवन को बढ़ाओ। दोस्तों उसके बाद रागिनी बहुत ज़्यादा खुश होती है, बार बार यहाँ पर प्रीतम का धन्यवाद करती है। उसके बाद उसकी पढ़ाई के लिए वो फीस जमा हो जाती है और वो निरंतर अपनी पढ़ाई चालू करती है। उसके बाद कुछ ही समय बीतता है। कुछ समय के बाद एक बहुत ही बुरी खबर आती है। प्रीतम को पता चलता है कि उसकी माँ इस जहां में नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पर वो फूट फूट कर रोने लगता है। रागिनी उसे संभालती है, खुद भी रागिनी रो रही होती है और फिर रोते रोते यहाँ पर प्रीतम यही कहता है कि मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं भी मर जाना चाहता हूँ। रागिनी उसको रोकती है और कहने लगती है कि तुम ऐसा भला कैसे कह सकते हो, मैं जो हूँ ना मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों रागिनी के दिल में भी प्रीतम के लिए कुछ ना कुछ चल रहा था। वो भी यहाँ पर प्रीतम से मन ही मन प्यार करने लगती है। दोस्तों फिर जैसे ही अगला दिन होता है तो प्रीतम के घर पर रागिनी जाती है। उसके कोई रिश्तेदार वगैरह भी वहाँ पर नहीं होते। प्रीतम अकेला मायूस बैठा होता है। रागिनी उसे संभालती है, समझाती है और फिर यहाँ पर धीरे धीरे करके ये पूरे 13 दिन हो जाते हैं। उसके बाद जो प्रीतम होता है वो अपने कामकाज में लग जाता है। रागिनी फिर अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। आपस में इनकी काफ़ी बातचीतें होती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही आगे अपने जीवन को बिताने लगते हैं। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है जब रागिनी प्रीतम से कह ही देती है कि प्रीतम मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ अपने जीवन को बिताना चाहती हूँ। दोस्तों जब रागिनी की ऐसी बातों को प्रीतम सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और खुश होकर रागिनी को अपने गले लगा लेता है। दोस्तों साल 2022 में इस रागिनी की पढ़ाई पूरी हो जाती है और ये MBBS डॉक्टर बन जाती है। अब ये आगे MD की पढ़ाई स्टार्ट करने वाली होती है। उससे पहले ये दोनों मिलकर एक फैसला करते हैं कि अब हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। रागिनी अपने घर वालों से बातचीत करती है और साल 2022 में ही ये दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों शादी करने के बाद रागिनी अब प्रीतम के घर आ जाती है उसकी दुल्हन बनकर और फिर अच्छे से वहाँ पर रहने लगते हैं। दोस्तों इनका जीवन अब
बहुत ही अच्छे तरीके से बीत रहा है। आज 2025 भी ख़त्म होने को है। इनको एक बेटा है और इनके जीवन में अब खुशियों की कोई कमी नहीं है। इनका जीवन बड़े अच्छे तरीके से आगे बीत रहा है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो रतनलाल शर्मा जी का आता है। वो लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती हैं और आपकी जो कहानी है वो बड़ी ही सराहनीय है। दोस्तों, उसके बाद रियाज खान का कमेंट आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही सराहनीय होती हैं। कमेंट आता है वो लर्जन राजू जी का आता है। वो लिखते हैं, सर जी ये सब आजकल आम बात हो गई है, पैसे दे दो और गरीब लोग कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मैं तो यही कहूँगा कि हवस के चक्कर में आकर कोई गलत काम ना करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लर्जन राजू जी, आपने बहुत ही अच्छा कमेंट लिखा। दोस्तों, उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमल सिंह चौहान जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत ही अच्छी होती हैं। कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई जी, सबका फैसला सही है भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी, आपकी कहानी बहुत ही नाइस होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप कमेंट करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।